हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम दीपक कुमार सोनिया है। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इस चैप्टर को एनिमल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। 11th क्लास में ये चैप्टर काफ़ी सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है हमारी नीट की प्रिपरेशन के लिए। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव के लिए एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। ओके, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में भी हमें एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत देखना होता है और हमें देखना होता है कि कैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो किस प्रकार के टिश्यू वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं, किस प्रकार के टिश्यू का क्या वर्क होता है, कौन से टिश्यूज की क्या लोकेशन है, ये हमें एज अ प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पता होनी चाहिए। और एनिमल किंगडम जो है उसमें भी आपको एनिमल टिश्यूज के काफ़ी चीज़ें सिमिलर आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वहां पर जो क्लासिफिकेशन है उसमें भी एनिमल टिश्यू का काफ़ी यूज किया हुआ है। ओके, सो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड स्टार्ट करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन के साथ। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले भी ये चीज देखी हुई है कि टिश्यू 9th क्लास का जो एक चैप्टर रहा है उस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि प्लांट टिश्यू भी होते हैं, एनिमल टिश्यू भी होते हैं, राइट। सो उनकी एक कॉमन डेफिनेशन वहां पर हम लोगों ने देखी हुई थी जिसे हम लोग कह रहे थे टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये बात हम लोगों ने देखी थी कि टिश्यू जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ये बात बच्चों आप पहले से पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बड़ी क्लास में आ चुके हैं, उस हिसाब से हम लोगों को थोड़ी सी डेफिनेशन को और एक्सटेंड करना चाहिए। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स तो होता ही है और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमें देखना होगा कि इनके पास दे हैव सिमिलर इंटर सेलुलर मटेरियल। इनके पास क्या होता है बेटा? सिमिलर इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। ओके, फिर साथ ही साथ इनके पास क्या होता है? दे हैव कॉमन ऑरिजिन। ठीक, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से हम समझते हैं। ओके, कॉमन ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कॉमन ऑरिजिन का मतलब यह हुआ कि एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं हमारे ह्यूमंस का, ठीक है, क्योंकि अभी 10th क्लास में आप पढ़कर आए हैं कि हमारी मदर की जो वॉर्म होती है, ठीक है, हमारी मदर की जो वॉर्म होती है वहां पर आके फर्टिलाइज्ड एग थोड़ा बहुत आगे चल के क्लीवेज शो करते हैं और क्लीवेज शो करने के बाद वो एंडोमेट्रियम में आके जुड़ जाते हैं या उसमें एम्बेडेड हो जाते हैं। वो वहां से न्यूट्रिशन लेंगे, न्यूट्रिशन लेने के बाद फर्दर कुछ सेल्स जो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट हैं और एक स्टेज में हमारा ऑलरेडी जो है वो फर्टिलाइज्ड एग है क्लीवेज के फॉर्म में, जिसकी आगे चल के डेवलपमेंट होने वाली है। और इसकी डेवलपमेंट के दौरान यहां पर कुछ लेयर्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इन लेयर्स को हम लोग जर्माइनल लेयर बोलते हैं। जैसे कि एक लेयर है एक्टोडर्म, मीजोडर्म
एंड एंडोडर्म। इन लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो लोग हम एनिमल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में हम लोग वहां पर पढ़ेंगे, इसको ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग वहां पे पढ़ लेंगे। एंड इन शब्दों का जो आप नाम सुने होंगे तो वो आप लोगों ने सुना होगा जो पिछला हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल किंगडम, राइट। वहां पर क्या हुआ कि हम लोगों ने ये देखा कि हर एक सेल बॉडी का या हर एक ऑर्गन सिस्टम या हर एक ऑर्गन कहां से डेवलप हुआ, ये जर्माइनल लेयर से बना। वो ये जो जर्माइनल लेयर जो होती है ये हमारी मदर की वॉर्म में डेवलप हो रही है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं, भ्रूण के डेवलप होते हुए वहां पर कुछ 3 लेयर साइंटिस्ट को पहले देखने को मिली, जो कि हम भी देखेंगे आगे चल के, कि वो जो 3 प्रकार की जो लेयर होती हैं वो अलग अलग सेल्स का निर्माण करती हैं, अलग अलग सेल्स को वो जन्म देती हैं। वो अलग अलग सेल्स अपने ग्रुप बनाते हैं और अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। अलग अलग टिश्यू बनाएंगे, अलग अलग टिश्यू सिस्टम बनाकर और एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूं कि मेरी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है लंग्स। जैसे लंग्स जो हुआ वो किससे बना हुआ है, एंडोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। मेरी मसल का जो फॉर्मेशन है वो किसने किया हुआ है, मेसोडर्म ने किया हुआ है। मेरी जो ऊपर की जो स्किन है, मेरी स्किन का फॉर्मेशन किसने किया हुआ है, एक्टोडर्म ने किया हुआ है, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहां पर मैं इस प्रकार से अगर लिख दूं तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, जर्म लेयर, ठीक है। टिश्यू के आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हमें कुछ क्लासिफिकेशंस करना पड़ता है एनिमल्स का। जैसे कि एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जो पहले भी किया हुआ है एनिमल किंगडम चैप्टर में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि एनिमल्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, मतलब फर्दर आगे चल के क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके, मतलब आप पढ़ेंगे सीलिएटेड, जो सीलिएटेड होते हैं, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, सीलिएटेड, ओके, फ्लैजिलेटेड, pseudopodiate and स्पोरोजोआ। ये जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अमीबा जो होता है वो स्यूडोपोडिएटेड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनमें टिश्यूज नहीं मिलते हैं। सीलिएटेड जो होते हैं वो पैरामीशियम होता है, आप लोग बचपन में पढ़ के आए। स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो हमारा प्लाज्मोडियम होता है, इनके पास कोई भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दे हैव सेलुलर, दे हैव यूनिसेलुलर बॉडी, मतलब इनकी जो बॉडी है वो खुद ही एक यूनिसेलुलर सेल है। चाहे ये एक्सक्रीशन करें, चाहे ये रेस्पिरेशन करें, चाहे ये डाइजेशन करें, चाहे ये इंजेक्शन करें, चाहे एजेशन करें, वो सब का सब इनका एक ही सेल से हो जाता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जो कि हमने एनिमल किंगडम में देखा। जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो जो बहुत ही सिंपल टाइप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल सिर्फ एग्रीगेटेड फॉर्म में है, उनमें टिश्यू नहीं है, आपको मैं बता चुका हूं। जैसे कि हम लोग बात करें पैराजोआ की और मेटाजोआ
जोआ की। जैसे कि बच्चों को मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। जैसे कि रिकॉल क्या करना है, बात तो अब हम लोग बिल्कुल बेसिकली टिश्यू के हिसाब से ही इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मतलब टिश्यू को ही हम लोग लेकर चल रहे हैं एनिमल्स में। अब जैसे कि मान के चले पैराजोआ के बारे में देखें, तो पैराजोआ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा जो है वो क्या है, पैराजोआ है। ये एक सेसाइल एनिमल है, एक जगह चिपका हुआ है, पानी में मिलता है, एक्वेटिक एनिमल है, बहुत पुराने एनिमल्स में से एक है। ठीक है, इसके पास क्या है, सिर्फ या तो सेल्स का एग्रीगेशन है, ग्रुप है, मतलब ओनली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, लेकिन टिश्यू नहीं है। बट दे डू नॉट फॉर्म टिश्यू, टिश्यू नहीं बनाते, टिश्यू ये नहीं बनाते, ये बात आपको याद रखनी है, टिश्यू नहीं बनाते। ऐसा कैसे हुआ, वो चीज हम लोगों ने एनिमल टिश्यू में देखी, टिश्यू नहीं थे इनके पास टिश्यू नहीं थे, बस क्या था, ग्रुप ऑफ सेल्स था। मीनवाइल क्या था कि बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेशन हो गया और वो क्या बनाते हैं, मतलब पैराजोआ। ठीक है, वो क्या मतलब उन्होंने क्या किया कि बस ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया, ग्रुप ऑफ सेल्स का एग्रीगेशन है और कुछ भी नहीं है। उनका हर एक सेल अपना अपना काम करता है, सारे सेल्स मिलकर काम नहीं करते हैं, सारे सेल्स अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, मेटाजोआ, जैसे अगर हम लोग मेटाजोआ की बात करते हैं तो मेटाजोआ कहां से चालू होते हैं, सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट से लेकर हमारे आखिरी तक जैसे कॉर्डेटा, सीलेंट्रेट से लेके कॉर्डेटा तक जो है वो हमें मेटाजोआ एनिमल्स हैं। धीरे धीरे इनमें क्या बढ़ते चली गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते चली गई। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने का तरीका जैसे कि आप देखें, जैसे कि क्या था, बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, टिश्यू सिस्टम बनाया, एंड टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से डेवलप हुई हमारी कंप्लीटली बॉडी। ठीक है, ऐसा होता है, जैसे मेरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, मेरी बॉडी में इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं ये सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, फिर मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, मेरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स होते हैं। उन सिस्टम्स में बहुत सारे प्रकार के क्या है, ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मेरे पास ब्रेन है, मेरे पास हार्ट है, मेरे पास लीवर है, और उनमें पाए जाने वाले टिश्यू, जैसे मान के चलिए कि मेरे ब्रेन में भी कई प्रकार के टिश्यू हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, है ना। मेरे हार्ट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू हैं, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, उसमें भी अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग टिश्यू की बात करेंगे, और टिश्यू जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मतलब किस शेप के, किस साइज के, उनका क्या काम है, अलग अलग साइड पर उनका क्या काम है, अलग अलग लोकेशन में है, वो कितने नंबर के हो सकते हैं, उनकी लेयर क्या हो सकती है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, ये सारी चीजें हमें पता चलनी चाहिए। वो किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, उनका बेसिक सिग्निफिकेंस है क्या, ये सारी बातें हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास टोटल, जैसे कि ये हमने देखा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट है, कितने
4 टाइप्स के एनिमल्स में, एनिमल्स जो है 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। ओके, ये 4 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है मैं उनके नाम लिख देता हूं यहां पर, जो कि हमारी हेडिंग होनी चाहिए। हर एक पार्ट में ये हेडिंग होगी, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू जो है वो हमारे एनिमल्स में मिलते हैं, और इन सारे टिश्यूज के बारे में बेसिकली हमें बात करनी है, इनके टाइप्स के बारे में बात करनी है, इनके फंक्शंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू इस वक्त हमारे पास है। ठीक है, राइट। तो पहला हम लोग देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो चलिए पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो कहां से चालू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का जो ओरिजिन है वो है हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है कि कोई ना कोई तो फंक्शन होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कि मैं आपको बताता हूं, एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन, और थीलियल का मतलब होता है ग्रोज अपॉन एनदर। ओके, और एपी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, एपी का मतलब होता है अपॉन, एंड थीलियोस का मतलब होता है ग्रोज अपॉन एनदर। ये वो टिश्यू है जो बाकी के सारे टिश्यूज के ऊपर ही रहेंगे, ये उन्हें कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कवरिंग प्रोवाइड करता है, वो डिफ्यूजन प्रोवाइड करता है, और एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है, एंड सीक्रेशन में भी हेल्प करता है। मैं उसके कुछ फंक्शंस लिख देता हूं आपको, जैसे कि फंक्शंस उसके क्या हो गए, हमारा क्या हो गया, एक प्रोटेक्शन, कवरिंग, एब्जॉर्प्शन,
secretion, sometimes diffusion and excretion. एक्सेट्रा और भी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्या बताया, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो किसी ना किसी टिश्यू के ऊपर क्या रहेगा, कवरिंग प्रोवाइड करेगा, और इसके मैंने कुछ बेसिक फंक्शन यहां लिखे। मस्कुलर टिश्यू जो है उसका जो हमारा ओरिजिन होने वाला है वो कैसा ओरिजिन होने वाला है, मेसोडर्मल ओरिजिन, राइट। तो आप जानते ही हैं मसल्स का काम क्या है ना। काफी बच्चे जो होते हैं वो फिटनेस के तौर पे ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। आप जो न्यू कमर्स बच्चे होते हैं वो जानते हैं कि मसल्स जो है वो काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो उसका काम क्या बेटा, उसका काम है लोकोमोशन करना, है ना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी में जो स्केलेटल स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करना, ठीक है। हमारी बॉडी को क्या करना, बॉडी सपोर्ट करना, बॉडी में सपोर्ट देना, ये भी इसका काम है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और अब हम लोग देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो भी मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। अभी एक बात मैंने सस्पेंस में रखी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो क्या करते हैं, कनेक्ट और कम्युनिकेट between two types of tissues. ओके, मतलब दो या दो से ज्यादा प्रकार के टिश्यूज के बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। मतलब एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करके कौन रखेगा, कनेक्टिव टिश्यू। इसका फंक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, इसका फंक्शन देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ये लोग, जिसे मैंने बताया आपको, कम्युनिकेट करवाएगा, कनेक्शन करवाएगा। ये क्या करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ट्रांसपोर्टेशन। या क्या करवा सकता है, इंसुलेशन भी देता है। हमारी बॉडी में क्या करता है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। जैसे कि हमारा जो एडिपोज टिश्यू होता है, जो हमारे फैटी टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है। फिर ये हमारी बॉडी में क्या करता है ना, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारी बोन्स हो गई, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमारी ब्लड हो गया, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। फैट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे डीप में तो हम सारी चीजें ये आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। ये आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट, बाकी सारी चीजें आपको देने वाला है, ठीक है ना। अभी और फिर देखते हैं क्या, न्यूरल टिश्यू के बारे में। न्यूरल टिश्यूज क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरोग्लियल सेल्स हो गया, ठीक है ना। वहां पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ठीक है। एक्टोडर्मल ओरिजिन का होगा। फंक्शन देख लेते हैं इसका हम लोग। फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन among different organs and tissues,
इसको भी आगे चल के हम डीप में देखने वाले हैं। देखिए सब में मैंने क्या बताया, एक एक जर्माइनल लेयर के बारे में बताया था। जैसे मेसोडर्मल ऑरिजिन से कौन तैयार होता है, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू किससे तैयार होता है, मेसोडर्मल ऑरिजिन से होता है, न्यूरल टिश्यू किससे तैयार होता है, एक्टोडर्मल ऑरिजिन से। लेकिन अगर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को देखें तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्टोडर्मल ऑरिजिन लिखा ना, तो यहाँ पर क्या है, एक्टोडर्मल भी ये हो सकते हैं, ये मेसोडर्मल से भी हो सकते हैं, एंड ये एंडोडर्मल ये तीनों प्रकार के टिश्यूज, मतलब तीनों प्रकार के जर्माइनल लेयर से जो है वो डेवलप होते हैं। कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो तीनों प्रकार की लेयर से क्या होते हैं, वो बनते हैं, तीनों प्रकार की लेयर से। और हमारा जो मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो मेसोडर्मल। ठीक है, आगे हम लोग जाते हैं। देखिए तो पहला हम लोग टॉपिक हमारा ले लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू, राइट। एपी का मतलब मैंने आपको बताया, एपी का मतलब क्या होता है, अपॉन एंड थीलियोस का मतलब होता है ग्रोज अपॉन another। ये ऐसे टिश्यू है, ये किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए या तो ये किसी भी ऑर्गन के ऊपर की कवरिंग बनाने वाले हैं, या तो अंदर हॉलो ऑर्गन के अंदर की कवरिंग भी ये बनाने वाले हैं। दोनों ही प्रकार की कवरिंग को ये बनाने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। जैसे मान के चलिए कि बेटा ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, इसका मैं कलर कुछ ब्लू कर देता हूं। जैसे मान के चलिए कि कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन में हम लोग इस ऑर्गन के ऊपर भी जो सेल्स होंगे वो एपिथेलियल के सेल्स होंगे, ऊपर तो होंगे ही होंगे। जैसे मान के चलिए ये एक सेल्स की लेयर है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। एंड ये मैंने कुछ न्यूक्लियस बना दिए इसके अंदर। जैसे मान के चलिए कि ये जो ऑर्गन है ये हॉलो है, हॉलो ऑर्गन है। हॉलो ऑर्गन के ऊपर तो एक एपिथेलियल की लेयर हो ही गई है, ठीक है। जैसे ये वाली जो लेयर है ये किसकी लेयर है, एपिथेलियल लेयर है। ये एपिथेलियल लेयर की, एपिथेलियल सेल्स की लेयर हो गई। फिर इसके बाद अंदर भी क्या होता है, एपिथेलियल की कवरिंग होती है। अंदर भी एपिथेलियल लेयर्स की क्या होती है, कवरिंग होती है। फिर ये एक हॉलो कैविटी हो जाती है। मीनवाइल हम क्या बोल रहे हैं कि अंदर भी एक कवरिंग होगी और बाहर भी एक कवरिंग होगी।
क्योंकि एपिथेलियल का काम है क्या, प्रोटेक्शन करना या तो एब्जॉर्प्शन करना। जैसे मान के चलिए कि हमारा स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या है कि एपिथेलियल की लेयर है। जैसे हमारी मान के चलिए कि अगर हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइन की, तो इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होगी, एपिथेलियल होगी। अगर आप हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट के अंदर भी हॉलो ऑर्गन है, तो हॉलो ऑर्गन के अंदर भी क्या होगी, एपिथेलियम होगी। या अगर आप बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, या आप लोग हमारे माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर भी क्या होगी, एपिथेलियल होगी। हमारे बाहर भी क्या होगी, एपिथेलियल होगी। ठीक है ना। तो किसी भी एक ऑर्गन है, जैसे मान के चलिए कि मैंने नाम लिया कि ये एक प्रकार का ऑर्गन था, हॉलो ऑर्गन था। हॉलो ऑर्गन में बीच में क्या थी, हॉलो कैविटी, मीन भाई यहां पे क्या थी, कैविटी। तो कैविटी की जो कवरिंग है, कैविटी की जो कवरिंग है वो भी किससे है, एपिथेलियम से। और बाहर की ओर भी क्या है, एपिथेलियल से इसकी कवरिंग है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। हमारी जो ब्लड वेजल्स होती हैं, हमारी जो ब्लड वेजल्स होंगी, अगर आप उन्हें भी देखें तो हमारी ब्लड वेजल्स में भी क्या होने वाली है, उसके अंदर की ओर और ऊपर की ओर ये जो अंदर की ओर जो एपिथेलियल की जो लाइनिंग है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं। ठीक है। इनका टाइप क्या होता है वो मैं एपिथेलियल टिश्यू में आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एपिथेलियल सेल्स के। जैसे कि पहला हमारा क्या हो जाता है कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं। इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं ना, लीकेज को प्रिवेंट करेंगे और बहुत ही टाइटली कवर अप रहेंगे। अगर ये सेल्स के बीच में स्पेसेस होंगी तो क्या होगा, टीयर की संभावना हो जाएगी, है ना, अच्छे से कवरिंग नहीं कर पाएगा। अंदर के जो ऑर्गन्स के जो मटेरियल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, लीकी हो सकते हैं। ठीक है। ये ऐसे ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा पैक माने जाएंगे, बहुत ही पैक। ठीक है। ऑलवेज लाई, मतलब ऑलवेज, मतलब मोस्टली, मोस्टली प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमेशा क्या होते हैं, मींस मोस्टली ये है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट रहेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान के चलिए कि एपिथेलियल की जो लेयर है, एपिथेलियल की लेयर के नीचे मसल की जो लेयर है, ठीक है, मसल की लेयर के बीच में क्या होगा, मसल की लेयर के और एपिथेलियल की लेयर के बीच में क्या होगा, आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि जैसे मान के चलिए कि ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है। ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो होने वाले हैं, इसके नीचे क्या होगी, ये रेड कलर की क्या है, ये रेड कलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। राइट।
क्लियर। इसके नीचे क्या होंगे, कोई दूसरा टिश्यू हो सकता है जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, क्या है ये, कोई और टिश्यू हो सकता है, अदर टिश्यू। क्लियर, कोई ना कोई अदर टिश्यू है, उसके ऊपर क्या होती है, एपिथेलियल लेयर होती है, लेकिन उनके बीच में क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसमें भी क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि ऊपर का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का जो पार्ट है और जो नीचे का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है, उनके भी दो अलग अलग फर्दर पार्ट होते हैं। जैसे कि ऊपर वाले का नाम हो गया हमारा बेसल लेमिना और नीचे वाले का नाम क्या हो गया, रेटिकुलर लेमिना। ठीक है। बेसल लेमिना कोई सेल की लेयर नहीं है। बेसल लेमिना जो है वो कुछ मटेरियल्स की लेयर है जो कि सीमेंटिंग प्रोवाइड कर रही है एपिथेलियल और नीचे के टिश्यू के बीच में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये इसका काम होता है डिफ्यूजन। कब डिफ्यूजन, क्योंकि ऐसा है कि एपिथेलियल लेयर जो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। दे लैक ब्लड सप्लाई, दे लैक ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल लेयर के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, तो होगा क्या, जो नीचे के टिश्यूज जो होते हैं उनके पास जो ब्लड वेजल्स गुजर रही है, उनके पास जो कैपिलरीज गुजर रही हैं, वही कैपिलरीज जो नीचे के टिश्यू को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, वही न्यूट्रिशन जो है वो नीचे से किसको मिलता है, एपिथेलियल को मिलता है। मतलब ब्लड वेसल्स जो है वो अपने न्यूट्रिशन को जो ट्रांसपोर्ट कर जाती हैं नीचे के टिश्यू के लिए, तो वो नीचे के टिश्यूज से क्या होते हैं, मतलब जो लोअर टिश्यूज जो होते हैं उसके द्वारा क्या है, रेटिकुलर लेमिना और फिर बेसल लेमिना से क्रॉस होते हुए एपिथेलियल टिश्यू को न्यूट्रिशन मिल जाता है। ऐसा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है बेसमेंट मेम्ब्रेन का। दूसरी बात, वो सीमेंटिंग भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है ना। बेसल लेमिना को किसने बनाया है ना, फॉर्म्ड बाय अपर एपिथेलियल लेयर, मींस सीक्रेट करती है। ठीक है, मैं क्या लिख दूं, सीक्रेटेड और फॉर्म्ड बाय अपर एपिथेलियल। तो ऊपर क्या हुई, एपिथेलियल है, एपिथेलियल क्या करती है, सीक्रेट करती है किसको, बेसल लेमिना को। ठीक है, बेसल लेमिना बनी किससे हुई है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड और एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। फिर रेटिकुलर लेमिना किससे बनी हुई है, रेटिकुलर लेमिना को बनाने वाला जो नीचे का जो टिश्यू होता है वो रिलीज करता है। नीचे के टिश्यू क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे क्या बन जाती है, रेटिकुलर लेमिना। जैसे कि रेटिकुलर फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स। राइट है, ये बात आपको क्लियर हुई। मैं एक बार आपको और रिकॉल करवा देता हूं कि जो यहां पे मान के चलिए, मैं एक बार और अच्छे से बता दे रहा हूं आपको। जैसे कि मान के चलिए हमारी पहली कौन सी लेयर हो गई, एपिथेलियल की लेयर हो गई। एपिथेलियल की लेयर के बाद मैंने आप क्या बनाया, मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी मैंने डिवाइड कर दिया दो भाग में, है ना, अपर थिन एंड लोअर थिक पार्ट में। अपर थिन जो था मैंने उससे कहा कि वो बेसल लेमिना है और लोअर थिक क्या है,
रेटिकुलर लेमिना। रेटिकुलर लेमिना किससे बनी हुई है? उसे सीक्रेट किया गया है नीचे की सेल, नीचे की टिश्यू लेयर ने, चाहे ये कोई भी टिश्यू हो सकता है, ठीक है ना, ये चाहे कोई भी टिश्यू हो सकता है। और ऊपर का जो एपिथेलियल है उसने क्या रिलीज किया है? बेसल लेमिना को। और नीचे वाले टिश्यू ने किसको रिलीज किया है? रेटिकुलर लेमिना को। इन्होंने क्या सीक्रेट किया हुआ है ऐसा? रेटिकुलर लेमिना के लिए क्या है? रेटिकुलर फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स। बेसल लेमिना के लिए क्या? म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये यहां पर रिलीज किया हुआ है, राइट। दे डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई, डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई। कैसे? जो मैंने कहा कि जो ब्लड सप्लाई हमें किस में मिलेगी? नीचे के टिश्यू में मिलेगी, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को यहां पे रिलीज कर जाते हैं। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हेल्प्स इन डिफ्यूजन न्यूट्रिशन, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? ये बात हुई एपिथेलियल सेल्स के बारे में। हम लोग एक बात और ये देख लेते हैं कि ये पहले ऐसे सेल हैं जो कि एनिमल किंगडम में सबसे पहले, एनिमल किंगडम में सबसे पहले डेवलप होते हैं। फर्स्ट टिश्यू। फर्स्ट टिश्यू है जो एनिमल किंगडम में क्या हुआ है? डेवलप हुआ है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग इसके बारे में? और क्या बता सकते हैं? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान भी पहला टिश्यू है जो डेवलप होता है। फर्स्ट टिश्यू which develop during the embryonic stage। क्लियर? क्या क्या काम है इसका, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। इसका काम है प्रोटेक्शन, कवरिंग, एब्जॉर्ब